आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच में हुए मैच की और कुछ बात करेंगे कल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच होने वाला है जिसके ऊपर की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। उन दोनों मैचेस के बारे में बात करेंगे और मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट इनपुट भी दूंगा तो कल के मैच के हिसाब से। आज के मैच की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड ने आज बहुत ही रिमार्केबली इसको रीड किया और केन विलियमसन ने टॉस जीतने के बाद चेन्नई में पहले बैटिंग की, अब पहले फील्डिंग की। हालांकि देखिए अगर पिच स्पिन भी हो रहा है तो इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच हुआ था उसमें ये देखा गया था कि बाद में पिच थोड़ी सी आसान हो गई थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले शुरू के 2-4-5 ओवरों में इंडिया को अच्छा खासा तंग कर दिया था, लेकिन इंडिया ने भी पिच को अच्छा रीड किया था कि इंडिया के स्पिनर्स ने ऑस्ट्रेलिया को अच्छी तरह से बांध के रख दिया था। हालांकि अभी ये देखना थोड़ा सा बाकी है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वाकई वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया अपने दोनों मैचेस में खेली है, एक तो कल जो साउथ अफ्रीका के साथ बिल्कुल वन साइडेड बुरी तरीके से हारे और उसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने जो इंडिया के अगेंस्ट बैटिंग की थी उसमें तो बिल्कुल भी ऑस्ट्रेलिया वैसी नहीं लगी है कि जिनको देख के ये कहा जाए कि 5 टाइम के वर्ल्ड चैंपियंस हैं। कल के मैच में तो खैर बहुत ही ज्यादा वन साइडेड हारे और बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि डेंट पड़ा होगा इनको इमोशनली भी और साइकोलॉजिकली भी। तो इमोशनली तो इसलिए क्योंकि वर्ल्ड चैंपियंस जब इस तरह की टीम है ऑस्ट्रेलिया की तो इनको हर्ट होना, ईगो के ऊपर इनके चोट लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि इमोशनली साइकोलॉजिकली ये कि मतलब अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया करेगी क्या, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस नहीं है। देखिए इन्होंने ये जो हठधर्मी अपनी दिखाई है ट्रेविस हेड के अनफिट होने के बाद भी, इन्होंने किसी एक स्पिनर को नहीं लेके आई है इंडिया में, तो ये इन लोगों ने काफी बड़ी गलती की है। क्योंकि एक अनफिट प्लेयर के आप फिट होने का इंतजार कर रहे हैं और पता नहीं अभी वो कब फिट होगा, अभी भी उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मान लीजिए 5 मैच हो जाने के बाद वो फिट हो भी जाता है और 5 में से आप 4 मैच हार जाते हो तो वर्ल्ड कप का तो आपका वैसे ही तबाह हो गया। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आता, अभी दिस इज हाई टाइम कि उनको ट्रेविस हेड की जगह अब रिप्लेसमेंट ले लेना चाहिए और किसी भी स्पिनर को बुला के लेके आओ, आप चाहे आप स्वेप्सन को लेके आओ या किसी भी स्पिनर को लेके आओ, लेकिन ये स्पिनर्स को लाना इनको जरूरी है क्योंकि इंडिया में स्पिनर की जरूरत है। फास्ट बॉलर्स तो उनके पास बराबर हैं, लेकिन मैक्सवेल के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। और खासतौर पे चलिए ठीक है कल के मैच में उसने भले ही अच्छी बॉलिंग कर ली हो, लेकिन वो कितने मैचेस में ऐसे 10 ओवर में 34 रन दे के 2 विकेट लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात, उसका बैटिंग में रन बनाना बहुत जरूरी है, वो बैटिंग में भी बिल्कुल रन नहीं बना रहा है। इनको कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि या तो ये कैमरन ग्रीन को वापस लेके आए मैक्सवेल की जगह और उसको ऊपर उतारें और एज पिंच हिटर यूज करो आप उसको, क्योंकि उससे स्पिन खेलते नहीं बनता है, तो आप उसको ऊपर यूज करो अपनी हाइट का इस्तेमाल करके, वो पिंच हिटर की तरह पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश करे, या कुछ तो इनको इस तरह का करना पड़ेगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। ट्रेविस हेड का वेट करते हुए वर्ल्ड कप से बाहर हो जाने का कोई मतलब नहीं है। और आज का जो मैच हुआ उसमें चेन्नई की जैसी विकेट है उसके हिसाब से भी इन्होंने स्पिनर को ना बढ़ा के, मतलब ईश सोडी को ना लेके इन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन को खिलाया। तो केन विलियमसन और टीम मैनेजमेंट की मैं दाद देता हूं कि इन्होंने बहुत ही गजब का काम किया। और शुरुआत में खैर पहला विकेट तो बहुत ही जल्दी गिर गया, पहली बॉल पे ही गिर गया था। अब ये लिटन दास तो एकदम ही लेट गया पहली बॉल पे ही, और पता नहीं, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ तो खैर इसका स्कोर बहुत ही ज्यादा कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और इसका एवरेज भी शायद 10 के नीचे है। और उसके बावजूद अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो शाकिब अल हसन और तमीम इकबाल के बीच में जो ईगो का क्लैश हुआ है, ये मुझे लगता है बांग्लादेश को बहुत बुरी तरह ये कॉस्ट कर रहा है। तमीम इकबाल एक इतना अच्छा बैट्समैन है कि मतलब उसका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है। अब आज के मैच में ये देखिए कि किन लोगों ने परफॉर्म किया बांग्लादेश की तरफ से, शाकिब अल हसन ने, मुस्तफिजुर रहमान ने और मुशफिकुर रहीम ने और महमूदुल्लाह ने, ये चारों ही सबसे पुराने प्लेयर्स हैं बांग्लादेश की टीम के। बाकी जितने नए लड़के हैं
वो सारे प्रॉमिसिंग हैं, बहुत टैलेंटेड हैं वो लड़के, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाया। प्रेशर में जहां सामने एक्सपीरियंस टीम होती है वो ऐसे बच्चों को परफॉर्म नहीं करने देते हैं। तो इसी तरह से आप देखिए बांग्लादेश में भी सिर्फ 4 एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने ये आज के मैच में किया है जो कुछ भी फाइट किया है, बाकी तो उसके अलावा कोई भी कुछ भी नहीं कर पाया। और तमीम इकबाल अगर इस टीम में होता तो डेफिनेटली उसका एक्सपीरियंस काम आता। अब शाकिब अल हसन का ये मतलब जो भी उन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था वो मैंने ये सुना और पढ़ा है कि तमीम इकबाल ये कह रहा था कि मैं पूरे 10-9 मैचेस खेलने के लिए फिट नहीं रहूंगा, तो मैं कुछ मैचेस खेलूंगा, कुछ मैचेस नहीं खेलूंगा। तो मैं ये मानता हूं कि अगर मान लीजिए वो 5 मैच खेलता और 4 नहीं खेलता, क्योंकि बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचे वर्ल्ड कप की, इसकी मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा परफॉर्म करे या कुछ एक आउटसाइड चांस बनाने के लिए उनके पास तमीम इकबाल जैसा ओपनर होना जरूरी था। तमीम इकबाल और लिटन दास दोनों ओपन करते। अब शाकिब अल हसन का ये कहना था जो मैंने सुना है कि नहीं, वो ये चाहता था कि ये खेले तो पूरे मैचेस खेले, नहीं तो अपनी मर्जी से खेले, और नहीं खेले ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। तो यहाँ पे शाकिब अल हसन को थोड़ा सा अपना ये मेरे ख्याल से ईगो साइड में रख के देश के लिए ये कंसिडर कर लेना चाहिए था। तमीम इकबाल अगर 5 मैच भी खेलता, 5 मैच में से अगर 3 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करता तो कुछ हो सकता था। आज के मैच में अगर तमीम इकबाल होता तो शायद बांग्लादेश का स्कोर 245 की जगह 280-290 हो सकता था। और बाद में जिस तरह से विकेट खेल रहा था, मतलब आज देखिए ड्यू नहीं गिरा बिल्कुल। अभी मुझे लगता है कि अक्टूबर का जो सीजन चल रहा है यहाँ टेम्परेचर्स इतने डाउन नहीं हुए हैं कि ड्यू गिरे। तो देखिए ड्यू गिरने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए, मतलब कूल होना चाहिए टेम्परेचर। जब ठंडक बढ़ेगी तब ओस गिरती है, और या फिर जहां हाई ह्यूमिडिटी हो, तो हाई ह्यूमिडिटी एरियाज में विद कूल टेम्परेचर ड्यू फॉर्मेशन होता है। तो आज के मैच में चेन्नई में देखिए ठीक है हाई ह्यूमिडिटी ज्यादा हो सकती है, लेकिन टेम्परेचर उतना नहीं था कि ड्यू पॉइंट रीच कर सके, इस वजह से ड्यू फॉर्मेशन नहीं हुआ। और जब ड्यू फॉर्मेशन नहीं हुआ शुरुआत में, तो हालांकि बॉल काफी अच्छा स्विंग कर रहा था और बांग्लादेश के नए लड़कों ने और मुस्तफिजुर रहमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत परेशान कर दिया था और न्यूजीलैंड को काफी तकलीफ हुई। जब शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह इन लोगों ने बैटिंग करने के बाद 245 रन बनाए और न्यूजीलैंड जब बैटिंग करने आई तो शुरू में अच्छा खासा परेशान कर दिया था। ड्वेन कॉनवे जैसा एक्सपीरियंस्ड एस्टेब्लिश्ड टेस्ट प्लेयर और लंबी क्रिकेट खेलने वाला जब काफी परेशान हो गया था, मतलब आपने अगर मैच देखा हो तो वो काफी तकलीफ में था। और इसी तरह से सचिन रविंद्रन को तो खैर मुस्तफिजुर ने बहुत ही जल्दी आउट कर दिया। तो ये एक्सपीरियंस का फर्क होता है। बहुत ज्यादा अच्छी बॉल उसने फेंक के सचिन रविंद्रन को तो बाहर चलता कर दिया। उसके बाद जब केन विलियमसन आया, केन विलियमसन और ड्वेन कॉनवे ये दोनों को काफी तकलीफ हो रही थी। और मतलब एक तरह से आप ये देखिए कि काफी टाइम तक ये लोग 5 का रेट भी अचीव नहीं कर पा रहे थे, स्कोरिंग रेट। जब इन लोगों ने न्यूजीलैंड ने बैटिंग शुरू की है तो इनके पहला तो 12 रन पे ही विकेट गिर गया सचिन रविंद्रन का। उसके बाद 20 ओवर में जब डेवोन कॉनवे आउट हुआ है उस टाइम भी 92 रन स्कोर था इनका। मतलब देखिए उस टाइम भी 5 का रेट नहीं था। लेकिन और मुझे समझ में नहीं आया, मुझे डेवोन कॉनवे से ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का भद्दा शॉट मार के आउट होगा, वो रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश करते हुए। क्योंकि देखिए शुरू में ये लोग स्ट्रगल जरूर कर रहे थे, इन लोगों से बल्ले में बॉल नहीं आ रही थी और बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बॉल काफी मूव हो रहा था, लेकिन आस्किंग रेट को इतना ज्यादा नहीं था। 20 ओवर में अगर 92 रन भी बनाए थे न्यूजीलैंड ने तो उनको 5 का ही तो रेट चाहिए था। तो उसको उस तरह का शॉट मारने की कोई जरूरत नहीं थी जैसा उसने मारा रिवर्स स्वीप, और वो आउट हो गया। वो तो भला हो अपने ये जो डेरिल मिचेल जो आया था इसने बहुत अच्छी बैटिंग कर दी, नहीं तो न्यूजीलैंड को तकलीफ हो सकती थी। अगर डेरिल मिचेल आउट हो जाता तो इनको काफी तकलीफ हो सकती थी, क्योंकि 3 विकेट गिरने के बाद इनके ऊपर प्रेशर आ सकता था। और केन विलियमसन भी वो अपनी स्पीड से ही खेलता है, वो ऐसे नहीं खेलता, उसको वो अपना टाइम लेके खेलता है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो कोई 40 बॉल में 85 रन की पारी खेल देगा। लेकिन इस टाइम
डेवॉन कॉनवे ने बहुत गलत शॉट मारा और अच्छा खासा चल रहा था। ऑलमोस्ट 5 के रेट पे पहुंच गए थे ये लोग। ये बनाते रह सकते थे, 4-5 रन बनाते रहते। और इवन 30 ओवर तक जाने के बाद अगर मान लीजिए आपका 130 रन स्कोर हो जाता, या आप 40 ओवर में भी मैं ये कहता हूं कि आप 180 पे भी होते, लेकिन विकेट 2 ही होते तो आपको फायदा हो सकता, बल्कि एक ही होता तो फायदा हो सकता था। लेकिन डेवॉन कॉनवे ने बहुत ज्यादा जल्दी कर दी। ऐसी गलती किसी दूसरी एक्सपीरियंस टीम के सामने शायद भारी पड़ सकती है। और उसके बाद विकेट काफी आसान भी हो गया था। जैसा कि रात में अंडर लाइट्स थोड़ी सी बॉल एक तो पुरानी भी हो गई थी, उसके बाद वो बल्ले पे अच्छी आने लगती है। और फिर कुछ कैचेस भी इन लोगों ने मिस कर दिए। अगर ये केन विलियमसन का कैच पकड़ लिया होता इन लोगों ने शुरुआत में ही, तो न्यूजीलैंड टेंशन में आ सकती थी। लेकिन कुल मिला के फिर न्यूजीलैंड ने क्लिनिकली मैच को फिनिश कर दिया। और डेरिल मिचेल ने बाद में, तो खैर देखिए, अब आपने देखा होगा कि वो गलती न्यूजीलैंड ने नहीं की जो इंडिया ने अपने शुरू के दोनों मैचेस में की है। जब ये लोग कंफर्टेबल हो गए तो उन लोगों ने ताबड़तोड़ पीटना शुरू कर दिया। डेरिल मिचेल ने कहा तो वो उसकी 100 से नीचे की स्ट्राइक रेट थी, और आखिरी में तो जाके उसने अच्छा खासा पीट के रख दिया। तो उसने फाइनली, डेरिल मिचेल ने 67 बॉल में 89 रन बना दिए, जबकि वो अपने 60 रन होने तक तो वो उसकी स्ट्राइक रेट 100 के नीचे ही थी। तो ये थोड़ा सा इंडिया को भी, मैं हमेशा दोनों मैचेस में मैंने बोला है कि ये थोड़ा समझना चाहिए था इनको कि अपनी स्कोरिंग रेट बढ़ा के रखो। यू नेवर नो, आप कोई भी 2 मैचेस उल्टे सीधे हार सकते हो, कोई भरोसा नहीं है। अब कल के मैच में ही देखिए, हम पाकिस्तान से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन मैच का कोई भरोसा नहीं है। अब चलिए अगर हम बात करें कल के मैच के बारे में, तो कल के मैच में देखिए, इंडिया की टीम में अभी सुन रहे हैं कि शुभमन गिल शायद वापस आ जाएगा। अब शुभमन गिल वापस आ जाएगा, वो 2-3 मैचेस खेला नहीं है। हालांकि वो बहुत अच्छे टच में था, और इस तरह से कोई एकदम बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म नहीं होता है। नॉकिंग वगैरह उसने अच्छी की है, सुना है। कल प्रैक्टिस बहुत अच्छी की, 1 घंटे प्रैक्टिस की, सब कुछ किया, ठीक भी लग रहा है। और उसके रहने से पाकिस्तान की टीम के ऊपर जरूर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि देखिए, एक तरह ईशान किशन अगर एक तरफ ओपन करता है और अगर उसी की जगह शुभमन गिल ओपन करेगा, तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान की टीम ईशान किशन को हमेशा प्रेफर करेगी कि ईशान किशन ओपन करने आए, लेकिन शुभमन गिल से वो अच्छा खासा डरते हैं, क्योंकि शुभमन गिल ने अच्छा खासा ठोक पीट के रखा हुआ है इनको। अब कल के मैच में अगर बात करें तो देखिए, अभी तक रोहित शर्मा ने दोनों टॉसेस हारे। आपने जो दोनों मैचेस इनके हुए हैं, दोनों में टॉस हारे, और दोनों में इन्होंने बाद में बैटिंग की। पहले तो ऑस्ट्रेलिया ने गलती कर दी, बाद में फिर इन्होंने, अपने अफगानिस्तान ने भी गलती कर दी। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अभी अगर ये टॉस हारना ही है रोहित शर्मा को, तो ये अभी शुरू के 4-5 मैचेस में टॉस हार जाए और सामने वाली टीमें कर लें उनको जो करना है, या जो भी गलती करना है। लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद टीम्स बहुत ज्यादा अब मैच्योर हो गई होंगी इस मामले में, कि सबको समझ में आ रहा है कि बाद में बैटिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है। हालांकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच हुआ है कल, उसमें आप ये समझ लें कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को समझ में ही नहीं आ रहा है कि बैटिंग करना कैसे है। अदरवाइज उनको मेरी उम्मीद के हिसाब से बैटिंग अच्छी करनी चाहिए थी। लेकिन चलिए देखते हैं लखनऊ के मैच, विकेट पे अब दूसरा मैच जो भी होगा उसमें जाके पता चलेगा हमको। लेकिन कल के मैच में देखिए, टॉस कोई भी जीते, अब जो भी टॉस जीतता है वो क्या करना चाहेगा। इंडिया और पाकिस्तान के मैच में हमेशा क्या होता है, पाकिस्तान की तो थिंकिंग ये है कि पहले बैटिंग कर लो, क्योंकि वो बाद में बैटिंग करने में प्रेशर में आ जाते हैं बहुत बुरी तरह से। लेकिन एट द सेम टाइम क्या है कि विकेट कैसा है, विकेट क्या करने वाला है, विकेट, और सभी को ये लगता है कि अंडर लाइट्स बैटिंग करना आसान होता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको ये डर लगता है कि ये बाद में बैटिंग करने में प्रेशर में आ जाते हैं। और अब अगर ये पहले बैटिंग करते हैं तो इनके साथ दिक्कत ये है कि अगर इनके 2-3 विकेट गिर गए तो बाद में तो इनको समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या है। तो पाकिस्तान के साथ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें। एक्चुअली कल का जो मैच है, मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं, दोनों पारियों के शुरू के 10 ओवर में ये मैच डिसाइड होने वाला है कि क्या होगा।
अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है और उसके अगर विकेट नहीं गिरते हैं शुरू में बैटिंग करने में, तो पाकिस्तान कितने रन बना सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान कोई बहुत ज्यादा रन बना देगा, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग इतनी खराब नहीं है कि ये अगर शुरू के 10 ओवर में इनके विकेट नहीं गिरे तो बाद में भी नहीं गिरेंगे। इंडिया बाद में कभी भी इनके विकेट गिरा सकती है। तो इंडिया की बॉलिंग के सामने पाकिस्तान कोई 350 रन बना देगी, इसकी मुझे कोई आशंका नहीं है। ये तो सवाल ही नहीं उठता कि पाकिस्तान ऐसा कर दे पहले बैटिंग करते हुए। हाँ, अगर मान लीजिए इंडिया ने पहले बैटिंग की और इंडिया के पहले 10 ओवर में अगर विकेट नहीं गिरे तो इंडिया जरूर 350 ठोक देगी, जो कि 350 से ज्यादा भी हो सकता है स्कोर। ये पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से पता है। अब दूसरा सिनेरियो क्या है कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करे और इंडिया बाद में बैटिंग करती है, तो पाकिस्तान के पास फिर वही शुरू के 10 ओवर में ही चांस रहेगा कि अगर 1-2 विकेट गिरा दिए तब तो ये मैच में कुछ फाइट हो सकती है। अदरवाइज कल के मैच में बाद में बैटिंग करना आसान हो जाएगा, विकेट कैसा भी हो, क्योंकि अंडर लाइट्स विकेट अहमदाबाद में आसान हो जाता है। शुरू के 5-6 ओवर्स में बॉल स्विंग होती है, ये हमने आईपीएल में भी देखा था। और जहां तक ड्यू का सवाल है, कल के अहमदाबाद के क्लाइमेट के बारे में मैंने जरा गूगल पे सर्च किया था, तो कल वहां पे कोई बारिश वगैरह की उम्मीद नहीं है। हालांकि आज पता नहीं कौन अफवाह उड़ा रहा था कि बारिश होने वाली है। मैंने गूगल में सर्च किया, वहां तो मुझे कुछ नहीं दिखा कि ऐसा कुछ बारिश होने वाली है। या फिर वहां पे कोई बहुत ज्यादा, देखिए मिनिमम टेम्परेचर वहां 27 डिग्री रहने वाला है, तो 27 डिग्री कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं है जिसमें ड्यू गिरने लगे। ड्यू गिरने के लिए टेम्परेचर 25-24 के नीचे होना चाहिए, प्लस ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। तो कल की जो प्रिडिक्टेड ह्यूमिडिटी अहमदाबाद की है वो है 51%। तो 51% इज नॉर्मल। हाई ह्यूमिडिटी जो होती है वो अबाउ 70, 80, 90, यहां पे फिर इसको हाई ह्यूमिडिटी कहा जाता है। 51% इज नॉर्मल, 51% तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत प्लेजेंट मौसम है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कल ड्यू गिरने वाली है। अगर कल ड्यू नहीं गिरी और इंडिया ने बाद में बैटिंग की तो पाकिस्तान का सफाया बिल्कुल तय है, क्योंकि शुभमन गिल अगर जैसा फॉर्म में था अपने डेंगी होने के पहले, अगर वैसे फॉर्म में रहता है तो ना तो शाहीन शाह अफरीदी ना बाकी एहसान अली, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। इन लोगों की इतनी ठुकाई होगी कि ये लोग सब भूल जाएंगे ये। और पहले बैटिंग करके इंडिया को ये थोड़ा सा प्रेशराइज करने की कोशिश कर सकते हैं अगर इंडिया के पहले विकेट गिरा दिए इन्होंने, लेकिन नहीं गिराए तो कुछ नहीं। और बाद में ये बैटिंग करेंगे तब इंडिया इनके जरूर शुरू में विकेट गिरा देगी। अब इंडिया शुरू में विकेट गिरा देगी और उसके बाद एक इनका ये मौलवी है जो बस थोड़ा बहुत टिका रहता है बाकी मैचेस में। अभी इंडिया के अगेंस्ट तो हालांकि उसने कभी कुछ किया नहीं है। अब T20 की बात छोड़ दो आप, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं और खासतौर पे पाकिस्तानी, तो ये मैं सुन के मेरे कान पक चुके हैं कि वो ये वर्ल्ड का ऐसा, और पता नहीं क्यों इंडियन टेस्ट प्लेयर्स भी ये फालतू की बातें करते हैं, ये इनको हाइप इनको इंक्रीज करते हैं कि अरे वर्ल्ड की बेस्ट राइवलरी है वो फलाना ठिकाना। इंडिया की पाकिस्तान के साथ राइवलरी नहीं है। पाकिस्तान अब गई टीम, पाकिस्तान कभी हुआ करती थी। अभी मैं आपको एक बात सही बताऊं, देखिए अगर T20 मैचेस इंडिया के 20-20 मैचेस पाकिस्तान के साथ करवाए जाए ना, तो उसमें से मैं बता रहा हूं 50% मैचेस पाकिस्तान जीत सकता है और 50% इंडिया। बल्कि मैं तो 60-40 इंडिया के फेवर में कहूंगा, क्योंकि T20 एक शॉर्ट ड्यूरेशन मैच होता है। T20 में 1-2 ओवर में ही इधर से उधर कुछ हो जाता है। वनडे मैचेस अगर 20 मैचेस आप पाकिस्तान के साथ खेलोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 15 मैच इंडिया जीतेगी। मुश्किल है कि पाकिस्तान उसमें से 5 जीत जाए। और अगर 20 टेस्ट मैच पाकिस्तान के साथ खेले तो उसमें से 19 इंडिया जीतेगी, क्योंकि जितना लंबा ड्यूरेशन का गेम होगा कमजोर टीमों की पोल उतनी जल्दी खुल जाती है और वो सस्टेन नहीं कर पाती है। वैसे भी ये पाकिस्तान की टीम के जो बॉलर्स हैं ये 4-4 ओवर से ज्यादा बॉलिंग नहीं कर पाते। उसमें से भी पहला ओवर 2 स्पेल और उसके बाद इनको पानी पीने या नहाने के लिए बाहर जाना पड़ता है ड्रेसिंग रूम में। ये इनकी हालत है, ये इनका स्टेमिना है। तो बाकी तो अभी मैं देख रहा हूं शाहीन शाह अफरीदी, ये तो अब 2 मैच तो इसके हो गए, ये 2-3 मैच और खेलेगा, उसके बाद ये बिल्कुल बाहर हो जाएगा टीम से, इसके बस का नहीं है। और हारिस रऊफ की तो दम निकलने वाली है, वो भी 4 ओवर का ही बॉलर है।
बाकी हसन अली जो है वो लगा रहेगा, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास मैचेस भी, उसको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत खेलने का, और उसकी अभी तो जान पे बनी हुई है, उसकी गर्दन पे तलवार लटक रही है। परफॉर्म नहीं किया तो फिर से बाहर हो जाएगा टीम से। अभी किसी तरह से बिल्ली के बाग से छींका टूटा है कि नसीम अली बाहर, नसीम शाह बाहर हो गया तो इसका नंबर लग गया। एक नसीम, ये हैदर अली, जो हैदर क्या नाम है इसका, हसन अली डांसर, ये कुछ कर दे तो कर दे, बाकी मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। बाकी शादाब और जो उनका वो जो नवाज है, इनको तो कल टप्पा मिलने वाला नहीं है, और इनका एक टप्पा पिच पे होगा और दूसरा बाहर होगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कल का मैच इंडिया के लिए बहुत आसान होना चाहिए, चाहे इंडिया पहले बैटिंग करे चाहे बाद में। इंडिया की बॉलिंग पाकिस्तान से लाख दर्जे बेहतर है इस टाइम, और बैटिंग का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और बाकी जितने बल्लेबाजों के ये कंधे पे चढ़ के घूम रहे हैं, और अब्दुल्ला शफीक और वो मौलवी और बाबर, इन सबको तो कल घुसेड़ दिया जाएगा कोने में। आप देख लो, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्रिकेट है, कल को हमारे रोहित शर्मा भी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। ये मतलब मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये एंड टाइम पे ऐसी जगह गड़बड़ करता है कि अब जैसे वही है, पिछले दोनों मैचेस में भी ये बिना पैर हिलाए पहले 2 ओवरों में खेलता रहता है, और थोड़ा सा तो केयरफुल रहना चाहिए। मेरी हमेशा से इसको ये सलाह रहती है, लेकिन मेरी तो बात उस तक पहुंचती नहीं है। आप लोगों में से किसी की पहचान हो तो जरा उसको बताओ कि भैया तू पहले नॉकिंग करके आया कर, जरा बल्ला जो पैर जो है वो बॉल की पिच तक तो ले जाए। एक बार रोहित शर्मा अगर अपना पैर बल्ले बॉल की पिच तक ले जाए, फिर उसको आउट करने वाला कोई बॉलर पैदा ही नहीं हुआ है। और एक बार अगर रोहित शर्मा वहां 10 ओवर टिक गया ना, तो पाकिस्तान तो मैच से बाहर हो ही जाएगा, क्योंकि फिर उनको तो सबको बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर रोहित शर्मा वहां टिक गया और कहीं रोहित शर्मा ने 30 ओवर खेल लिए, तो फिर तो उसका अकेले का स्कोर ही काफी होगा, वो पाकिस्तान वही रन नहीं बना पाएगा। तो ये बात रोहित शर्मा को समझना जरूरी है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि शुरू के 3-4 ओवर तू टेस्ट मैच की तरह खेल ले यार, और उसके बाद पूरे 45 ओवर तेरे हैं। तू 200 बना, 250 बना, 300 भी बना सकता है। पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसी है, क्योंकि एक बार अगर रोहित शर्मा वहां टिक गया, 10 ओवर के बाद उन्हें दिखा, सारे बॉलर्स भूल जाएंगे बॉलिंग करना। अब लेकिन यह है कि रोहित शर्मा को यह सद्बुद्धि आए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आनी चाहिए उसको। हालांकि अभी भी उसके दोनों पैर चल नहीं रहे हैं बिल्कुल, वो बॉल की पिच तक जा नहीं रहा है, जैसा मैंने पहले 2 मैचेस में देखा। भले उसने रन बना दिए हो वो बात अलग है, लेकिन अफगानिस्तान की बॉलिंग में कोई दम नहीं था। और अभी एक बार अगर ये थोड़ी सी सद्बुद्धि इसको आ जाए, अगर ये कुछ ढंग के अपने पैर वैर चलाना शुरू कर दे शुरू में, तो वर्ल्ड कप हमारा है। लेकिन उसके लिए रोहित शर्मा को थोड़ी बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी शुरुआत में, और उसको टिक के खेलना पड़ेगा। 40 ओवर खेल जाए उस मैच में, बाकी किसी टीम की औकात क्या है जो इंडिया का हाथ पकड़ सके। और उसके बाद फिर रोहित शर्मा, अपने विराट कोहली और ये बाकी लोग क्या करेंगे? घास छीलने थोड़ी आए, ये बनाएंगे 450 रन। मैं अगर कप्तान कोच होता राहुल द्रविड़ की जगह, तो मैं रोहित शर्मा को बोलता कि आई वांट टू सी यू इन द 35th ओवर इन द मिडिल। एक बार अगर रोहित शर्मा 35 ओवर तक वहां खड़ा है, तो फिर इंडिया की टीम का 450 स्कोर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये बात तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। आप देख लेना, जिस मैच में रोहित शर्मा वहां खड़ा होगा 35वें ओवर में, वहां इंडिया का स्कोर 450 होगा। तो अब देखते हैं कल क्या होगा। मैच कुछ भी हो, है घटिया टीम पाकिस्तान, लेकिन मैच इंटरेस्टिंग हो जाता है जबरदस्ती। तो अब मिलेंगे मैच के बाद बात करेंगे। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।